बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं जर्नल से आपको एक फ़ोटोकेमिस्ट्री के बारे में, एटमॉस्फेरिक फ़ोटोकेमिस्ट्री के बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, दैट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ केमिकल्स, और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ टाइम हो रहे होते हैं, क्योंकि वो केमिकल स्पीशीज़ प्रिवेलेंट होती हैं बहुत सारी रेडिएशन से जो कि सन से आ रही होती हैं। सो जो इफ़ेक्ट होता है इनकमिंग रेडिएशन का, वो ज़्यादातर तो ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती हैं फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। और जब किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, विच मेक इट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो नीचे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी कर सकता है। सो इट आल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और पाथवेज जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉर एग्जांपल लूमिनस प्रोसेस वो होता है कि जिसके अंदर कोई भी एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। इसी तरह रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन होती है कि कोई भी एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल होगा वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, बल्कि वो किसी अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। सिमिलरली फ़ोटो सेंसिटाइजेशन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर कोई भी रेडिएशन जो है वो ख़ास पॉइंट के ऊपर फनल हो जाती हैं, जिस तरह के फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। फिर फोटो आयनाइजेशन के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेगा कि वो आयनाइज हो जाएगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। और डिसोसिएशन के अंदर कोई भी एटम जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स एटम। फिर हमने थोड़ी बहुत ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ O2, O3 एंड O एंड आयनिक ऑक्सीजन। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के कुछ रिएक्शन हमने पढ़े थे कि किस तरह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म होता है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किस तरह मीथेन के साथ रिएक्ट करके उसको डिकम्पोज कर देता है। फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एल्डिहाइड को डिकम्पोज कर देता है, कंबस्टन का रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। फिर एटॉमिक ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हमने देखी थी कि किस तरह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है उससे एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली किस तरह एटॉमिक ऑक्सीजन जो है उससे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एंड आयनिक ऑक्सीजन किस तरह प्रोड्यूस होती है। फिर ओजोन का हमने डिस्कस किया था कि ओजोन कैसे फॉर्म होती है बाय द रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन। फिर ओजोन किस तरह डिकम्पोज होती है और ओजोन किस तरह क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड वगैरह बनाती है। फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का डिस्कस किया था कि इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ N2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि किस तरह नाइट्रोजन के रिएक्शंस होते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड किस तरह नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह फॉर्म होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, किस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिटर्न करती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिर सल्फ़र का हमने देखा था कि सल्फ़र इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड एक्साइटेड सल्फ़र में जाता है, फिर सल्फेट्स बनते हैं और सल्फेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और ओजोन बना देते हैं। वही सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर देती है। फिर हमने थोड़ी बहुत वाटर की एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री पढ़ी थी कि वाटर जो है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और वाटर जो है ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। किस तरह हाइड्रोजन आइन ओजोन के साथ रिएक्ट करके OH आइन बनाते हैं साथ में ऑक्सीजन, और वही जो वाटर है दैट रिएक्ट विद सल्फर ट्राइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, और वही वाटर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड एंड बोथ आर नोन एज एसिड रिंग। काइनेटिक्स की अगर आप बात करें तो काइनेटिक्स बेसिकली कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। किसी भी रिएक्शन का जो रेट हो जाता है दैट इज़ इट्स काइनेटिक्स। और जो एफिशिएंसी है, द एफिशिएंसी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, एफिशिएंसी किसी भी रिएक्शन की डिपेंड करती है कि उसके इनिशियल रिएक्टेंट कितने थे, प्रोडक्ट कितने फॉर्म हुए, दैट इज़ इट्स एफिशिएंसी। अगर रिएक्टेंट जितने थे सारे प्रोडक्ट में बन जाएँ तो हायर एफिशिएंसी है, ना बने तो कम एफिशिएंसी है। सो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटम यील्ड, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई, ये साइन है। और कोई भी रिएक्शन जर्नल है उसकी जो क्वांटम यील्ड होगी दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल रिएक्ट, यानी जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट थे उन्होंने कैसे आपस में रिएक्ट किया, एंड नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब, उन्होंने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की हैं ए मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए। सो जितनी रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतने ही क्वांटम यील्ड कम होगी, जितना ही ज़्यादा आपस में रिएक्ट करेगा ए उतनी क्वांटम यील्ड ज़्यादा होगी। सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन, फोटॉन और आइंस्टाइन इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी।
So quantum yield is equal to RA by IA. R is the rate of the rate at which A reacts, and IA is the intensity of the light एब्जॉर्ब. सो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करेगी क्वांटम यील्ड उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा रिएक्ट करेगी क्वांटम यील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी. इन्वर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन है. सो अगर कोई भी रिएक्शन है वो चेंज हो रहा है टू सी प्रोडक्ट, तो क्वांटम यील्ड जो सी की होगी दैट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, यानी कितना सी हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है. सी किससे प्रोड्यूस होगा? डेफिनेटली ये कोई फोटान एब्जॉर्ब करेगा, तो नंबर ऑफ फोटान एब्जॉर्ब. अगेन इन्वर्स रिलेशन आ गया, फोटान कैन बी रिप्लेस बाय आइंस्टाइन. सो ओवरऑल जो क्वांटम यील्ड होती है that is initiated by the absorption of the light, which does not have to be only absorbed by the reactant molecule. लाजमी नहीं है सिर्फ reactant ही molecule के absorb करके डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज हो जाए. जो इनिशियल एक्साइटेशन होती है दैट मे बी फॉलोड बाय द वैरायटी ऑफ द प्राइमरी प्रोसेस, जिस तरह के फ्लोरेसेंस हो गया या आयनाइजेशन हो गया या एक्साइटेशन हो गया. तो लाजमी नहीं कि इनिशियल जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए, वो वैरायटी ऑफ पाथवे से गुजर का प्रोडक्ट बना सकता है. सो जो प्राइमरी क्वांटम यील्ड होगी वो किसी भी एक स्टेप की होगी. हम एक स्टेप की भी क्वांटम यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है फ्लोरेसेंस का, जिस तरह के यहाँ पर है, और फ्लोरेसेंस जो होता है जब भी कोई रेडिएशन आकर फॉल करती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, डी एक्साइटेशन होती है, एनर्जी एमिट करते हैं, दैट इज़ द फ्लोरेसेंस. और दूसरा एक फास्फोरेसेंस होता है. तो दोनों का प्रोसेस सेम होता है. सिर्फ फ्लोरेसेंस वो होता है कि जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो सेम रहती है. फास्फोरेसेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है डी एक्साइटेशन के अंदर वो चेंज हो जाती है. क्लॉक वाइज या 20 क्लॉक वाइज, और फ्लोरेसेंस के अंदर सेम रहेगी. सो जो क्वांटम यील्ड होगी फ्लोरेसेंस की दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल इमिटिंग लाइट, यानी कितने मॉलिक्यूल उसकी लाइट इमिट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब. ज़ाहिर बात है जितने ज़्यादा वो फोटॉन एब्जॉर्ब करेंगे. सो फ्लोरेसेंस रेट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन दैट इज़ आल्सो इक्वल टू आर एफ बाई आई ए. सो जो जर्नल रिएक्शन हम लिखेंगे, अगर आपको कहा जाए कि हमने तो रेट ऑफ फ्लोरेसेंस फाइंड करना था, तो रेट ऑफ फ्लोरेसेंस दैट इज़ इक्वल टू क्वांटम यील्ड आई इंटू आई ए. सो क्वांटम यील्ड उसकी कितनी थी, यानी कितना उसका रिएक्शन का रेट था, और आई ए उसकी इंटेंसिटी कितनी थी. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक फोटोकेमिस्ट्री. थैंक यू.